तो रेलवे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, उसकी ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले स्पीड रेस्ट्रिक्शन के बारे में। तो स्पीड रेस्ट्रिक्शन अगर हम लोग देखें, दो तरीके की स्पीड रेस्ट्रिक्शन होती है। सबसे पहला होती है TSR और दूसरा होता है PSR, राइट। अभी यहाँ पर ये स्पीड रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रेन की जो स्पीड के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन होता है उसे ही बोला जाता है स्पीड रेस्ट्रिक्शन। तो जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन होता है दो तरीके का होता है। सबसे पहला होता है TSR, दूसरा होता है PSR। जो TSR होता है इसे बोला जाता है टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन, और जो PSR होता है इसे बोला जाता है परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन होता है ये बेसिकली ट्रैक वर्क के लिए होता है, ट्रेन से स्लिप स्लाइड के लिए होता है। तो नाम से पता चल रहा है ये जो टेम्परेरी जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन होता है ये टेम्परेरी होता है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन में अगर हम लोग देखें हमारे पास क्या क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैक वर्क, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में अगर ट्रैक वर्क हो रहा है तो हमें टेम्परेरीली स्पीड क्या करना होगा, रेस्ट्रिक्ट करना होगा। तो ये टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन में आ गया। फिर उसके बाद ट्रेन स्लिप स्लाइड, ट्रेन का अगर स्लिप स्लाइड हो रहा है तो ये भी टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन में आ गया। OHE वर्क, ये भी किस में आ गया, टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन में आ गया। जब तक के काम चल रहा है, चाहे ट्रैक वर्क हो या फिर OHE वर्क हो, तो ऐसे केस में जो रेस्ट्रिक्शन है वो हमें टेम्परेरीली लगाना होगा। फिर उसके बाद ट्रेन स्लिप स्लाइड के लिए भी हमें क्या लगाना होता है, टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगाने होता है। फिर उसके बाद दूसरा अगर हम लोग देखें हमारे पास है PSR है परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन। परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन अगर हम लोग देखें, परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन ये बेसिकली कहाँ पर होता है, हमें कर्वेचर पे मिलता है और ग्रेडियंट पे मिलता है। जब भी ट्रेन हमारी कर्वेचर पे से जाती है तो ऐसे केस में स्पीड रेस्ट्रिक्टेड होती है, रेस्ट्रिक्टेड स्पीड पर ट्रेन कर्वेचर पे से जाती है, राइट। क्योंकि कर्वेचर पे से अगर ट्रेन को अगर बहुत फास्ट लेके जाएंगे तो ऐसे केस में ट्रेन डिरेल हो सकती है। सिमिलरली जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट दो तरीके का होता है, अप ग्रेडियंट होता है, डाउन ग्रेडियंट होता है। तो ग्रेडियंट पे भी जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन होता है वो एप्लीकेबल होता है। कौन सा स्पीड रेस्ट्रिक्शन, परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन, ये मेन लाइन पे भी लग सकता है और डिपो में भी लग सकता है। तो टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन ये मेन लाइन, इसमें दो टाइप होते हैं, मेन लाइन TSR होता है और दूसरा होता है डिपो TSR। मेन लाइन TSR मतलब ये मेन लाइन पे लगता है टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन, और जो डिपो TSR होता है डिपो में होता है। TSR इज़ गिवन बाय कंसर्न डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो TSR है ये दिया जाता है इज़ गिवन बाय कंसर्न डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ट्रैक के मेंटेनेंस का काम चालू है, राइट। ट्रेन के ट्रैक के मेंटेनेंस का काम चालू है और ट्रैक के मेंटेनेंस का काम जस्ट हुआ है और वो जो ट्रैक है उसे फ्री कर दी गई है सर्विस के लिए। तो अभी ट्रैक बनी है और उस पर फास्ट ट्रेन लेके जाना, फास्ट स्पीड से ट्रेन लेके जाना डिज़ायरेबल नहीं होगा। तो ऐसे केस में जो ट्रैक सेक्शन होगा वहाँ पर टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन दे दिया जाएगा, राइट। तो मान लेते 3 दिन के लिए टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन दे दिया गया। तो 3 दिन तक की जो ट्रेन होगी वो एक रेस्ट्रिक्टेड स्पीड पर जाएंगी, वो ट्रैक सेक्शन के थ्रू, राइट। तो यहाँ पर जो टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन होता है कौन देता है, ये बेसिकली पर्टिकुलर सेक्शन देता है जिस सेक्शन के लिए वो स्पीड को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। ट्रैक वर्क के लिए अगर कुछ मतलब स्पीड रेस्ट्रिक्शन है तो ऐसे केस में टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन कौन देगा, ट्रैक सिविल डिपार्टमेंट वाले देंगे। OHE के लिए अगर कुछ स्पीड रेस्ट्रिक्शन है तो ऐसे केस में जो टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन होगा कौन होगा, OHE वाले देंगे, राइट। तो जो टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन होता है ये कौन देता है, बेसिकली कंसर्न डिपार्टमेंट देते हैं। मेन लाइन TSR इज हैंडल बाय OCC। जो मेन लाइन का जो टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन है इसे कौन हैंडल करता है, OCC का चीफ कंट्रोलर हैंडल करता है। डिपो TSR इज हैंडल बाय द डिपो कंट्रोलर। तो जैसे हमने बात किया जो टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन है दो तरीके का है, पहला है मेन लाइन TSR और दूसरा है डिपो TSR। तो जो मेन लाइन TSR है कौन हैंडल करता है, OCC हैंडल करता है। OCC में चीफ कंट्रोलर हैंडल करता है। तो जो मेन लाइन TSR है, मेन लाइन TSR जो ये कौन हैंडल करता है, OCC का चीफ कंट्रोलर। और जो डिपो TSR है वो कौन हैंडल करता है, डिपो कंट्रोलर। तो सिंपल सी चीज़ है, जो मेन लाइन का जो कंट्रोल है किसके हाथ में होगा, OCC के कंट्रोल में होगा। तो जो मेन लाइन का जो टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन है उसे कौन हैंडल करता है, OCC का चीफ कंट्रोलर। और जो डिपो का जो TSR है उसे कौन हैंडल करता है, डिपो कंट्रोलर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रीज़न फॉर इम्पोजिंग TSR, मास नंबर एट विच TSR इज इम्पोज्ड, दैट इज लोकेशन ऑफ TSR, स्पीड रेस्ट्रिक्शन, स्टार्टिंग टाइम ऑफ TSR। यहाँ पर जब भी टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन दिया जाता है तो ऐसे कि इसमें मतलब कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि मतलब क्लियर करने होते हैं, राइट। अभी ये जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन है, ट्रेन की स्पीड रेस्ट्रिक्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन जो दिया जा रहा है उसकी वजह हमें पता होना चाहिए। तो उसकी वजह में क्या क्या होता है, सबसे पहला रीज़न क्या है टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन का, कौन से मास नंबर पे TSR लगाया गया है, मतलब कौन से लोकेशन पे TSR लगाया गया है, कितनी स्पीड रेस्ट्रिक्ट करना, और फिर उसके बाद TSR का स्टार्टिंग टाइम क्या है। तो ये बेसिकली ये सब है क्या, ये सब थिंग है जो कि क्लियरली मेंशन होना चाहिए TSR को इम्प्लीमेंट करने से पहला। ऑल दिस थिंग शुड बी क्लियरली डिफाइन वाइल इम्प्लीमेंटिंग TSR। जब भी TSR को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्या होना चाहिए, क्लियरली डिफाइन होना चाहिए।
राइट। तो यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया, जब भी TSR इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऐसे केस में क्या क्या चीज़ें डिफाइन होना चाहिए। सबसे पहला TSR लगाने का रीज़न क्या है, TSR कौन सी लोकेशन पे लगा रहा है, TSR लगाने के बाद कितनी स्पीड रेस्ट्रिक्ट करना है, TSR लगाने का टाइम क्या है, स्टार्टिंग टाइम क्या है। तो ये सारी चीज़ें क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद ही जो TSR होगा उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कॉशन ऑर्डर इज गिवन बाय, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कॉशन ऑर्डर होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे हमने बात किया टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन में हमें स्पीड को रेस्ट्रिक्टेड मोड में चलाना होता है, ट्रेन को रेस्ट्रिक्टेड मोड में चलाना होता है। चाहे टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन होने दो या फिर परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन होने दो, दोनों में क्या है, दोनों में स्पीड का रेस्ट्रिक्शन है। अगर स्पीड का रेस्ट्रिक्शन है तो ऐसे केस में जो ट्रेन है वो हमें रेस्ट्रिक्टेड स्पीड पे चलाना है। तो ट्रेन कितनी रेस्ट्रिक्टेड स्पीड पे चलाना है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया ट्रेन हमें कितनी रेस्ट्रिक्टेड स्पीड पे चलाना है, तो ट्रेन की जो रेस्ट्रिक्टेड स्पीड है वो 25 kmph से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रेस्ट्रिक्टेड स्पीड है TSR में 25 kmph से कम होना चाहिए। जो TSR है 25 kmph से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, राइट। तो जो टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन है ये 25 kmph से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कॉशन ऑर्डर इज़ गिवन बाय स्टेशन कंट्रोलर, द कॉशन ऑर्डर इज़ इशू बाय स्टेशन कंट्रोलर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कॉशन ऑर्डर होता है वो कौन इशू करता है, स्टेशन कंट्रोलर इशू करता है। कॉशन ऑर्डर के बारे में हमने बात किया था। कॉशन ऑर्डर क्या होता है, जो कॉशन ऑर्डर होता है ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें ट्रेन पायलट को एक पर्टिकुलर लोकेशन पर स्पीड का कुछ प्रिकॉशंस इंश्योर करना होता है, स्पीड का रेस्ट्रिक्शन रखना होता है, और इसी को ही क्या बोला जाता है, इसी इंस्ट्रक्शन को क्या बोला जाता है, कॉशन ऑर्डर। अब ये कॉशन ऑर्डर इश्यू करने के लिए कौन होता है, कॉशन ऑर्डर इशू करने के लिए स्टेशन कंट्रोलर होता है। जो स्टेशन कंट्रोलर होगा वो क्या करेगा, कॉशन ऑर्डर को इशू करेगा। टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन रिक्वेस्ट ओनली सुपरवाइजर कैन गिव टू चीफ कंट्रोलर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मान लेते TSR हमें अप्लाई करना है, तो ऐसे केस में जो TSR है, TSR की जो रिक्वेस्ट है वो कौन देगा, जो TSR की जो रिक्वेस्ट है वो बेसिकली सुपरवाइजर देगा, किसको, चीफ कंट्रोलर को। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें TSR रिक्वेस्ट ओनली सुपरवाइजर कैन गिव टू चीफ कंट्रोलर। जैसे कि मान लेते एक पर्टिकुलर सेक्शन में OHE का काम है, तो OHE के काम के लिए हमें TSR लेना है, राइट। तो OHE के काम में TSR कौन लेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लेगा या फिर टेक्नीशियन लेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लेगा। स्टार्टिंग कैटेगरी होगी जूनियर इंजीनियर या फिर बोल सकते हैं सुपरवाइज़र, राइट। सुपरवाइज़र लेवल या फिर जूनियर इंजीनियर का लेवल होना चाहिए, तभी जाके TSR रिक्वेस्ट मतलब दिया जा सकता है, TSR रिक्वेस्ट लिया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो TSR रिक्वेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइज़र दे सकता है, किसको, चीफ कंट्रोलर को, राइट। तो जैसे हमने बात किया ट्रैक्शन पावर सप्लाई ट्रैक्शन का काम है, तो ऐसे केस में जो TSR जो रिक्वेस्ट है इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई ट्रैक्शन डिपार्टमेंट में कौन देगा, सुपरवाइज़र देगा, किसको देगा, चीफ कंट्रोलर को। चीफ कंट्रोलर वो अप्रूव करेगा TSR को, और फिर उसके बाद फाइनली वो जो TSR है उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें TSR इज़ अप्लाइड एदर बाय ट्रेन ऑपरेटर और स्टेशन कंट्रोलर। जो TSR है इसे कौन अप्लाई करता है, या तो ट्रेन ऑपरेटर अप्लाई करेगा या तो स्टेशन कंट्रोलर अप्लाई करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें TSR रिक्वेस्ट देगा कौन, सुपरवाइज़र देगा, किसको देगा, चीफ कंट्रोलर को। और जो TSR है ये अप्लाई कौन करेगा, या तो ट्रेन ऑपरेटर अप्लाई करेगा या तो स्टेशन कंट्रोलर अप्लाई करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो TSR जो है या तो ट्रेन ऑपरेटर अप्लाई करेगा या तो स्टेशन कंट्रोलर अप्लाई करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें FRP का फुल फॉर्म क्या होता है, फायर रिटार्डेंट पॉलीमर मटेरियल फॉर ट्रेन इंटीरियर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रेन का जो इंटीरियर होता है बेसिकली एक मटेरियल का बना होता है, और वो जो मटेरियल होता है उसे बोला जाता है फायर रिटार्डेंट पॉलीमर मटेरियल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें CMRS डू दी इंक्वायरी ऑफ सीरियस एक्सीडेंट। जैसे हमने बात किया था कमीशनिंग ऑफ मेट्रो रेल एंड सेफ्टी। तो जो CMRS है ये क्या करता है, किसी भी सीरियस एक्सीडेंट की क्या करता है, इंक्वायरी करता है। जैसे हमने बात किया था जो CMRS है पूरी तरीके से इंस्पेक्शन करेगा मेट्रो रेलवे की। मेट्रो रेलवे अगर पूरी तरीके से सेफर है ऑपरेशन के लिए तभी CMRS अप्रूवल देगा विद रेस्पेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो ट्रेन होगी वो चलेगी। बट इन केस अगर ट्रेन में अगर कुछ इंसिडेंट हो जाता है, कुछ हादसा हो जाता है, तो ऐसे केस में सीधा किसके ऊपर आ जाएगा, CMRS के ऊपर आ जाएगा, राइट। तो जो CMRS होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा ट्रेन के इंसिडेंट के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली CMRS को बोला जाएगा कि तुमने इंस्पेक्शन में क्या किया था जिसकी वजह से ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। तो जो CMRS होता है बेसिकली इंक्वायरी करता है किसी भी सीरियस एक्सीडेंट की, अगर कोई सीरियस एक्सीडेंट होता है तो। CMRS कम फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। यहाँ पर ये जो CMRS है कहाँ से आता है, जो CMRS है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से आता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हेड ऑफ OCC इज़ OCM। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो OCC है ये बेसिकली क्या है, ये हमारे मेट्रो रेलवे का हेड होता है।
अभी OCC का भी हेड होता है जिसे क्या बोला जाता है, OCM बोला जाता है, राइट। अब यहाँ पर जैसे हमने बात किया था फायर हाइड्रेंट सिस्टम होता है, जब हम लोग फायर फाइटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, तो जो फायर हाइड्रेंट है उसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 50 मीटर होती है। जो मैनुअल कॉल पॉइंट होता है हर 30 मीटर पे लगा होता है। तो जैसे हमने बात किया जो फायर हाइड्रेंट है उसकी जो मतलब हाइट होती है, जैसे हमने बात किया जो फायर हाइड्रेंट है उसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 50 मीटर होती है। और जो MCP होता है मैनुअल कॉल पॉइंट, ये हर 30 मीटर पे लगा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर हाइड्रेंट की जो हाइट होती है कितनी होती है, 50 मीटर होती है। जो MCP होता है मैनुअल कॉल पॉइंट, ये हर कितने मीटर पे लगा होता है, 30 मीटर पे लगा होता है। तो फायर हाइड्रेंट की हाइट 50 और जो MCP हर 30 मीटर की दूरी पे लगा होता है प्लेटफॉर्म पर। क्रॉस पासेज इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर टू 50 मीटर सेकेंड क्रॉस पासेज। यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्रॉस पासेज क्या होता है, ये जो क्रॉस पासेज होता है बेसिकली टनल में होता है। और ये क्रॉस पासेज के थ्रू जो पैसेंजर्स है उन्हें एक टनल से दूसरी टनल में लेके जाया जाता है इन केस ऑफ इवैक्यूएशन और इन केस ऑफ एमरजेंसी। तो जो क्रॉस पासेज है ये बेसिकली कितने मीटर के डिस्टेंस पे लगा होता है, जो क्रॉस पासेज है ये बेसिकली 500 मीटर के डिस्टेंस पे लगा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस पासेज कितने मीटर के डिस्टेंस पे लगा होता है, 500 मीटर के डिस्टेंस पर। पहला जो क्रॉस पासेज है वो 500 मीटर के डिस्टेंस पे लगा होगा, दूसरा जो क्रॉस पासेज है ये बेसिकली 250 मीटर के डिस्टेंस पे लगा होता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला क्रॉस पासेज 500 मीटर के डिस्टेंस पे लगा होता है और दूसरा वाला जो क्रॉस पासेज होता है 250 मीटर के डिस्टेंस पे लगा होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक स्टैंडर्ड होता है जिसे बोला जाता है NFPA स्टैंडर्ड, NFPA 30 स्टैंडर्ड। तो NFPA 30 स्टैंडर्ड ये किसके लिए होता है, अंडरग्राउंड ट्रेन के लिए होता है। एंड इट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट कंस्ट्रक्टिंग स्टैंडर्ड। तो जो NFPA 30 जो स्टैंडर्ड होता है किसके लिए होता है, अंडरग्राउंड ट्रेन के लिए होता है। और ये जो स्टैंडर्ड होता है बेसिकली मोस्ट डिफिकल्ट कंस्ट्रक्टिंग स्टैंडर्ड होता है। तो जो अंडरग्राउंड जो ट्रेन है उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है, NFPA, जैसे कि हमने बात किया। और ये बेसिकली मोस्ट डिफिकल्ट कंस्ट्रक्टिंग स्टैंडर्ड होता है। जो अंडरग्राउंड जो टनल ट्रेन होती है वो बनाना, उसका कंस्ट्रक्शन ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू एलिवेटेड ट्रेन। If fire taken place in train, first we need to do announcement to passenger to stay in safe distance and then we need to take train to the nearest platform। जैसे कि हमने बात किया, अगर फायर अगर हमारी ट्रेन में अगर लगती है, अगर आग ट्रेन में लगती है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पैसेंजर्स हैं उन्हें अनाउंसमेंट करेंगे ताकि सारे जो पैसेंजर्स से फायर से एक दूरी बनाए रखें, आग से एक दूरी बनाए रखें। फिर उसके बाद जो ट्रेन ड्राइवर है ट्रेन को नियरेस्ट प्लेटफॉर्म तक के लेके जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेड अलर्ट, एवरी मेट्रो स्टाफ विल रिमेन वेरी कॉन्शियस ड्यूरिंग वर्क एंड दिस रेड अलर्ट इज़ ड्यू टू टेररिस्ट एक्टिविटीज़। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेड अलर्ट का मतलब क्या है, सारे जो मेट्रो स्टाफ हो गए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए काम के टाइम, राइट, काम के टाइम ज़्यादा, और इसी को ही क्या बोला जाता है, रेड अलर्ट बोला जाता है, राइट। टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से रेड अलर्ट लगता है और रेड अलर्ट के टाइम सारे जो मेट्रो स्टाफ होते हैं वो बहुत कॉन्शियस होते हैं काम के टाइम। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी बात करते हैं ट्रैक से रिलेटेड कुछ डेटा के बारे में। जैसे हमने बात किया था ट्रैक सिस्टम में हमें क्या मिल रहा था, ट्रैक सिस्टम में हमें रेल मिल रहा था, फास्टनिंग सिस्टम मिल रहा था, फास्टनर्स मिल रहा था, फिर उसके बाद स्लीपर मिल रहा था, बैलास्ट मिल रहा था इन केस ऑफ डिपो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं हमारी जो ट्रैक है उस पर पानी जमा हो जाता है, राइट। अगर ट्रैक पे पानी जमा हो जाता है तो ऐसे केस में जो ट्रेन ड्राइवर होता है उसे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। इफ़ वाटर लेवल इज़ अप टू रेल फास्टनर इन केस ऑफ फ्लड, अगर वाटर लेवल अगर रेल फास्टनर तक के अगर आ जाता है, ट्रेन का जो रेल फास्टनर है रेल फास्टनर तक के अगर वाटर लेवल अगर आ जाता है, तो ऐसे केस में ट्रेन की जो स्पीड होगी वो कितनी होने वाली है, 25 kmph होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाटर लेवल अगर रेल फास्टनर तक के आ जाता है तो ट्रेन की जो स्पीड होगी, रेस्ट्रिक्टेड मोड में ट्रेन चलेगी और ट्रेन की स्पीड कितनी रहेगी, 25 kmph। और यहाँ पर जो ब्लास्टलेस ट्रैक होगी उसके लिए कितनी होगी, 10 kmph होगी। कितनी होगी, 10 kmph। और जो ब्लास्टेड ट्रैक होगी उसके लिए ट्रेन की जो स्पीड होगी बहुत स्लो होगी। दिस ट्रेन स्पीड इन केस ऑफ फ्लड, राइट। तो जैसे हमने बात किया, अगर फ्लड आता है तो ऐसे केस में जो ब्लास्टलेस ट्रैक है, ब्लास्टलेस ट्रैक मतलब जो एलिवेटेड सेक्शन में जो ट्रैक बनी होती है और जो अंडरग्राउंड सेक्शन में जो ट्रैक बनी होती है जो कि कॉन्क्रीट प्लिंट के ऊपर बनी होती है, जो कि हमने बात किया था, तो जो ट्रैक होती है उसे बोला जाता है ब्लास्टलेस ट्रैक। तो ब्लास्टलेस ट्रैक के ऊपर ट्रेन की जो स्पीड होगी कितनी होगी, 10 kmph होगी। और जो ब्लास्टेड ट्रैक होती है जहाँ पर बैलास्ट होता है वहाँ पर ट्रेन की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, बहुत स्लो होगी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर लेवल अगर रेल फास्टनर तक के आ जाता है तो ऐसे केस में ट्रेन की जो स्पीड होगी वो कितनी होने वाली है, 25 kmph होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें विंड होती है, तो यहाँ पर हमने बात किया फ्लड के बारे में। अगर पानी जमा हो जाता है ट्रैक में तो ऐसे केस में क्या होता है। सिमिलरली अभी मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो एलिवेटेड ट्रेन है, एलिवेटेड ट्रेन है। तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें एलिवेटेड है, ऊपर की तरफ है, तो ऐसे केस में हवाएं चलेगी।
तो अगर हाई स्पीड विंड होती है तो ऐसे केस में ट्रेन की जो स्पीड होगी कितनी होगी 70 kmph होगी। यूटीओ में ट्रेन की जो स्पीड होगी कितनी होगी 60 kmph होगी, 50 kmph टू 60 kmph विंड स्पीड, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया हाई स्पीड विंड है तो ऐसे केस में ट्रेन की जो स्पीड होगी कितनी होगी 70 kmph। और अगर हम लोग देखें ट्रेन अगर यूटीओ में चल रही है, मतलब यूटीओ मतलब अनअटेंडेंट ट्रेन ऑपरेशन, तो ऐसे केस में ट्रेन की जो स्पीड होगी कितनी होगी 60 kmph होगी, 50 kmph के बीच में 60 kmph। और ऐसे केस में हमें कोई एक्शन भी नहीं लेना और ट्रेन को हमें चलने देना। यूटीओ ट्रेन ऐसी ट्रेन होती है जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होता। तो विंड की स्पीड अगर 70 kmph है तो ऐसे केस में जो यूटीओ ट्रेन की जो स्पीड होगी 60 kmph होगी। अर्थ वार्निंग सिस्टम इट्स रीडिंग इज इन PGA। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये PGA का फुल फॉर्म क्या होता है, पिक ग्राउंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर ये जो अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम होता है, एक और एक सिस्टम होता है जिसे बोला जाता है अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम। अब ये जो अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम है इसकी जो रीडिंग है वो किस में ली जाती है, PGA में ली जाती है। PGA का फुल फॉर्म क्या है, पिक ग्राउंड एक्सेलरेशन है, राइट। तो जो अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम है इसकी जो रीडिंग होती है PGA में होती है। PGA मतलब पिक ग्राउंड एक्सेलरेशन। विक्टर स्केल इज मेजरमेंट ऑफ द अर्थक्वेक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो अर्थक्वेक है उसका मेजरमेंट करने के लिए एक स्केल का यूज़ किया जाता है जिसे बोला जाता है विक्टर स्केल। और अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम उसकी जो रीडिंग होती है वो PGA में होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो अर्थक्वेक होता है दो तरीके का होता है। लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक होता है, तीन तरीके का होता है। लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक, मॉडरेट इंटेंसिटी अर्थक्वेक, हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक। तो अगर अर्थक्वेक अगर लो इंटेंसिटी का है, लो इंटेंसिटी का अर्थक्वेक है तो ऐसे केस में हमें कोई एक्शन नहीं लेना होता है और जो ट्रेन होगी वो ऑपरेट होगी अपनी नॉर्मल स्पीड से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लो इंटेंसिटी का अगर अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक अगर लो इंटेंसिटी का है तो ऐसे केस में कोई हमें एक्शन नहीं लेना है और जो ट्रेन होगी वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलेगी। ट्रेन शुड स्टॉप एट NSP। यहाँ पर अगर हम लोग देखें NSP का क्या फुल फॉर्म होता है, नॉर्मल स्टॉपिंग पॉइंट। और NSP का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल स्टॉपिंग पॉइंट। और हमारी जो ट्रेन है वो कहाँ पर रुकना चाहिए, NSP के पहला रुकना चाहिए, मतलब नॉर्मल स्टार्टिंग पॉइंट के पहला रुकना चाहिए। और कैन से डॉकिंग विंडो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमारी जो ट्रेन है उस ट्रेन एक विंडो होती है जिसे बोला जाता है डॉकिंग विंडो। अगर हम लोग देखें प्लेटफॉर्म पर बेसिकली स्क्रीन डोर लगा होता है जिसे बोला जाता है प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर। जब भी ट्रेन आके हॉल्ट होती है स्टेशन पर तो ऐसे केस में जो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर होता है वो खुलता है और पैसेंजर्स ट्रेन को बोर्ड करते हैं, राइट। तो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर और ट्रेन डोर ये तभी ऑटोमेटिकली खुलेंगे जब हमारी ट्रेन पूरी तरीके से एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जाके अच्छी तरीके से रुकेंगी। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रेन की जो डॉकिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए। ट्रेन की डॉकिंग अगर प्रॉपर होगी तो ऐसे केस में जो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर है और ट्रेन का जो मेन डोर है वो क्या होगा, वो ओपन होगा और जो पैसेंजर्स है ट्रेन को बोर्ड कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर वही लिखा है जो ट्रेन है वो NSP के पहला रुकना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं डॉकिंग विंडो में जाके रुकना चाहिए, तब जाके जो डोर्स हो गए बराबर से खुलेंगे और जो पैसेंजर्स हो गए ट्रेन को बोर्ड कर पाएंगे। प्लेटफॉर्म एज डोर इज़ फॉर लगेज। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो प्लेटफॉर्म एज डोर होता है किसके लिए होता है, लगेज इन एंड आउट के लिए होता है। तो प्लेटफॉर्म एज डोर इज़ फॉर लगेज इन एंड आउट। तो लगेज को बाहर निकालने के लिए, अंदर डालने के लिए प्लेटफॉर्म एज डोर लगाया जाता है। तो प्लेटफॉर्म एज डोर इज़ फॉर लगेज इन एंड आउट। पैसेंजर कैन ओपन, जो प्लेटफॉर्म एज डोर होता है किसके लिए होता है, ये बेसिकली लगेज के लिए होता है। पैसेंजर कैन ओपन प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर बाय मैनुअल रिलीज हैंडल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पैसेंजर है प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर को भी क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है, किसके थ्रू, मैनुअल रिलीज डोर हैंडल के थ्रू। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर होता है ये ऑटोमेटिकली चलता है, बट अगर हमें प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर को अगर मैनुअली अगर ऑपरेट करना है तो ऐसे केस में जो पैसेंजर है प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर को मैनुअली भी ऑपरेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ हैंडल जिसे बोला जाता है मैनुअल रिलीज हैंडल। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें हमारे पास होता है एमरजेंसी एस्केप डोर। अभी जो एमरजेंसी एस्केप डोर होता है ये बेसिकली प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर के जस्ट बाजू लगा होता है। तो एमरजेंसी स्क्रीन डोर इज प्रेजेंट जस्ट नेक्स्ट टू द प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो PSD होता है पैसेंजर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर, दो तरीके के डोर है। सबसे पहले हमने बात किया तीन तरीके के डोर होते हैं प्लेटफॉर्म पे मोटे मोटे तौर पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारे पास प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर। अब ये जो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर है इसको हम लोग बेसिकली रिलीज़ करते हैं मैनुअल हैंडल के थ्रू। और फिर उसके बाद होता है प्लेटफॉर्म एज डोर। अब ये जो प्लेटफॉर्म एज डोर होता है लगेज के इन और आउट के लिए होता है। फिर उसके बाद एमरजेंसी एस्केप डोर। ये एमरजेंसी एस्केप डोर, ये जो एमरजेंसी एस्केप डोर होता है बेसिकली जस्ट PSD के बाजू में लगा होता है, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर के जस्ट बाजू लगा होता है। स्पीड रेस्ट्रिक्शन 20 kmph इफ PSD एंड PED इज ओपन। अगर PSD प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर और PED का मतलब क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज डोर। तो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर और प्लेटफॉर्म एज डोर ये दोनों अगर ओपन होते हैं तो ऐसे केस में स्पीड रेस्ट्रिक्शन कितनी होगी,
20 किलोमीटर पर आवर होगी। जो PSG होता है प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर, ये बेसिकली नॉर्मली लगा होता है और जो मतलब जो ट्रेन का जो डोर होता है उसके जस्ट सामने लगा होता है। प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर के जस्ट बाजू में एमरजेंसी एस्केप डोर लगा होता है और प्लेटफॉर्म के जस्ट एजेस पे लगा होता है प्लेटफॉर्म एज डोर, जिसके थ्रू लगेज को इन और आउट किया जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्लैंप होता है, पहला जो क्लैंप है वो है सी क्लैंप। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सी क्लैंप ब्लास्टेड ट्रैक, स्पेशल क्लैंप ब्लास्टलेस ट्रैक, ट्रैक जंपर इज यूज टू मेंटेन रेल कनेक्टिविटी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रैक के लिए भी जंपर यूज़ किया जाता है और जो ट्रैक जंपर होता है वो क्या करता है, जो रेल कनेक्टिविटी उसे इंश्योर करने का काम करता है, राइट। तो जैसे हमने बात किया अलग अलग क्लैंप होते हैं, सी क्लैंप होता है। ट्रैक में अगर हम लोग देखें, अभी बात कर रहे हैं ट्रैक के बारे में, तो ट्रैक में अलग अलग क्लैंप होते हैं। जैसे हमने बात किया सी क्लैंप होता है, ब्लास्टलेस क्लैंप होता है, स्पेशल क्लैंप होता है। तो जो सी क्लैंप होता है ये बेसिकली ब्लास्टेड ट्रैक के लिए होता है, जो सी क्लैंप होता है ब्लास्टेड ट्रैक के लिए होता है, और जो स्पेशल क्लैंप होता है ब्लास्टलेस ट्रैक के लिए होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सी क्लैंप ब्लास्टेड ट्रैक के लिए होता है और जो स्पेशल क्लैंप है ब्लास्टलेस ट्रैक के लिए होता है। ट्रैक जंपर इज़ यूज टू मेंटेन रेल कनेक्टिविटी। जो ट्रैक जंपर है ये क्या करता है, जो रेल कनेक्टिविटी है उसे मेंटेन करने का काम करता है। तो जो सी क्लैंप होता है ये बेसिकली ब्लास्टेड ट्रैक के लिए होता है और जो स्पेशल क्लैंप होता है किसके लिए होता है, ब्लास्टलेस ट्रैक के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सी क्लैंप ब्लास्टेड ट्रैक के लिए होता है और जो स्पेशल क्लैंप है ये बेसिकली ब्लास्टलेस ट्रैक। इसको कैसे याद रखें, हमारी जो कन्वेंशनल जो ट्रैक होती है उसमें हमें ब्लास्ट तो मिलता ही है। अभी जो ब्लास्टलेस जो ट्रैक है जहाँ पर पत्थर नहीं होते, अभी जो ब्लास्टलेस ट्रैक है ये एक तरीके से स्पेशल ट्रैक है। तो स्पेशल ट्रैक के लिए हमारे पास होता है स्पेशल क्लैंप। अभी ट्रैक के लिए भी जंपर क्या यूज़ किया जाता है, जंपर जैसे हमने बात किया था OHE के लिए जंपर केबल यूज़ किया जाता है, तो वैसा ट्रैक के लिए भी जंपर यूज़ किया जाता है। अभी जो ट्रैक के लिए जो जंपर जो यूज़ किया जाता है क्या करता है, जो रेल की जो कनेक्टिविटी है उसे मेंटेन रखता है। ट्रैक जंपर इज यूज टू मेंटेन रेल कनेक्टिविटी। अंडर रेस्क्यू ऑफ ट्रेन वी ब्रिंग अनदर ट्रेन टू मूव दैट ट्रेन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब भी हम लोग ट्रेन का रेस्क्यू करते हैं तो ऐसे केस में हम लोग हेल्थी ट्रेन को क्या करते हैं, हेल्थी ट्रेन के थ्रू जो फॉल्टी ट्रेन होती है उसको हम लोग बेसिकली पुल करते हैं और जो फॉल्टी ट्रेन होती है उसे बेसिकली साइडिंग ट्रैक तक के लेके जाते हैं। जैसे कि हमने बात किया था रेस्क्यू ऑपरेशन में हम लोग करते क्या है, जो डिफेक्टिव ट्रेन होती है उसको हम लोग या तो पुश करके या तो पुल करके कहाँ पर लेके जाएंगे, साइडिंग रेल तक के लेके जाएंगे और वो जो ट्रेन है उसे क्या कर देंगे, साइडिंग रेल पर पार्क कर देंगे जो डिफेक्टिव ट्रेन है। और जब भी डिफेक्टिव ट्रेन को मतलब पुश पुल किया जाता है, इसी को ही बोला जाता है पुश पुल ऑपरेशन। मतलब जैसे कि हमारे पास दो ट्रेन होती है, एक हेल्थी ट्रेन होती है और एक डिफेक्टिव ट्रेन होती है। हेल्थी ट्रेन क्या करेंगे, ऑब्वियसली जो डिफेक्टिव ट्रेन है उसको कहाँ पर लेके जाएंगी, साइडिंग ट्रैक पर लेके जाएंगी, क्योंकि वो डिफेक्टिव ट्रैक को हमें क्या करना है, एक जगह डिफेक्टिव ट्रेन को क्या करना है, एक जगह स्टेबल करना है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक हेल्थी ट्रेन है और दूसरी है अनहेल्थी ट्रेन। तो हेल्थी ट्रेन अनहेल्थी ट्रेन को अगर पुल करते हुए लेके जा रही है तो इसे पुल ऑपरेशन बोला जाता है। हेल्थी ट्रेन अगर अनहेल्थी ट्रेन को पीछे से अगर धक्का मारते हुए साइडिंग ट्रैक तक के लेके जा रही है तो इसे बोला जाता है पुश ऑपरेशन, राइट। तो दो ऑपरेशन है, पुल ऑपरेशन और पुश ऑपरेशन। तो यहाँ पर ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है इसमें जो ट्रेन होती है इसको हम लोग कहाँ पर लेके जाते हैं, साइडिंग ट्रैक तक के लेके जाते हैं, राइट। डिफेक्टिव ट्रेन को हम लोग साइडिंग ट्रैक तक के लेके जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हेल्थी ट्रेन। अब ये डिफेक्टिव ट्रेन का मतलब क्या होता है, डिफेक्टिव ट्रेन मतलब ट्रेन जो डिरेल हो गई है, क्या वो डिफेक्टिव ट्रेन है? नहीं। डिफेक्टिव ट्रेन का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं ट्रेन के सारे VCB ट्रिप हो गए तो ट्रेन हमारी डिफेक्टिव है। ट्रेन में सारे के सारे जो पैंटो है वो फॉल्टी है तो ऐसे केस में हमारी जो ट्रेन है वो डिफेक्टिव है। सारे कंप्रेसर्स फेल हो गए तो इसका मतलब हमारी जो ट्रेन है कौन सी, डिफेक्टिव ट्रेन है, राइट। तो इफ़ ऑल पैरामीटर इज़ प्रेजेंट इन ट्रेन देन सच ट्रेन इज़ नोन एज डिफेक्टिव ट्रेन। तो ट्रेन के अगर सारे VCB अगर ट्रिप हो गए तो ट्रेन डिफेक्टिव है, सारे पैंटो अगर फॉल्टी है तो डिफेक्टिव ट्रेन है, सारे कंप्रेसर्स अगर फेल हो जाते हैं तो डिफेक्टिव ट्रेन है, अगर APS अगर बराबर से काम नहीं कर रहे तीनों तो ऐसे केस में जो ट्रेन है वो डिफेक्टिव ट्रेन है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिरेलमेंट ट्रेन इज़ नॉट डिफेक्टिव ट्रेन, जो डिरेलमेंट ट्रेन होती है वो बेसिकली डिफेक्टिव ट्रेन नहीं होती। रेस्क्यू ऑफ ट्रेन, यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेस्क्यू ऑफ ट्रेन कैन बी विथ पैसेंजर्स और विदाउट पैसेंजर्स। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ट्रेन का जो रेस्क्यू हम लोग जो करेंगे, रेस्क्यू मतलब जो फॉल्टी ट्रेन होगी उसे हेल्थी ट्रेन के साथ कपल करा जाएगा और वो फॉल्टी ट्रेन को बेसिकली एक पर्टिकुलर ट्रैक पे लेके जाके स्टेबल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो ट्रेन का जो रेस्क्यू होता है वो पैसेंजर के साथ भी हो सकता है, बिना पैसेंजर के साथ भी हो सकता है। मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो मेन लाइन पे ही खड़ी हो गई, रुक गई, तो ऐसे केस में जो ट्रेन है उसे हमें क्या करना होगा, रेस्क्यू करना होगा अलॉन्ग विद द पैसेंजर, और वो जो पैसेंजर्स हो गए उसे हमें नेक्स्ट स्टेशन पे उतारना होगा।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें ईपीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक आइसोलेशन कॉक। तो ईपीआईसी का मतलब क्या होता है, इंजीनियर पोजीशन इंचार्ज, जैसे कि हमने बात किया था, राइट। तो जो ईपीआईसी होता है इसका एक फुल फॉर्म होता है जो कि होता है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक आइसोलेटिंग कॉक। तो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक आइसोलेटिंग कॉक ये होता क्या है, हमारे पास दो तरीके के कॉक होते हैं, बीआईसी होता है और ईपीआईसी होता है। जैसे हमने बात किया जो बीआईसी होता है वो होता है ब्रेक आइसोलेटिंग कॉक, और जो ईपीआईसी होता है वो होता है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक आइसोलेटिंग कॉक। तो जब हम लोग ये इलेक्ट्रोन्यूमेटिक आइसोलेटिंग कॉक को, जब ईपीआईसी को हम लोग ऑपरेट कर देंगे, तो ऐसे केस में होगा कि एक कार की दोनों बोगी के जो ब्रेक हो गए वो क्या हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे। मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो कहीं पे खड़ी है, और जब भी ट्रेन खड़ी होती है तो ऐसे केस में, ट्रेन जब खड़ी होती है कहीं पे भी, तो ऐसे केस में ट्रेन में ब्रेक लगे होते हैं। जो ब्रेक शू होते हैं वो व्हील के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं, और ट्रेन में क्या लगा होता है, ब्रेक लगा होता है, राइट। अगर हम लोग ईपीआईसी को अगर हम लोग रिलीज़ कर देंगे, ईपीआईसी को अगर हम लोग कट कर देंगे, तो ऐसे केस में होगा क्या, एक कार के दोनों बोगी के जो ब्रेक हो गए वो क्या हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे। बोगी के अगर रिलीज़ हो जाएंगे तो ऐसे केस में ट्रेन में ब्रेक नहीं रहेगा, और अगर ट्रेन खड़ी है और ट्रेन में ब्रेक नहीं है तो ये बहुत डेंजरस है। जो बीआईसी होता है ये क्या होता है, ब्रेक आइसोलेटिंग कॉक होता है, और ये जो ब्रेक आइसोलेटिंग कॉक होता है ये सिर्फ और सिर्फ इसका जो कंट्रोल होता है वो किसके ऊपर होता है, एक बोगी के ऊपर होता है। जो बीआईसी होता है इसका जो कंट्रोल होता है एक बोगी के ऊपर होता है, मतलब एक बोगी में एक बीआईसी लगा होता है। अगर मैं बीआईसी को अगर मैं आइसोलेट कर दूँ, बोगी आइसोलेटिंग कॉक अगर मैं इसको आइसोलेट कर दूँ, तो ऐसे कि इसमें जो बोगी है, पर्टिकुलर बोगी, उसका जो ब्रेक होगा वो क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा, राइट। बट अगर मैं ईपीआईसी को अगर मैं आइसोलेट कर दूँ तो एक कार की दोनों बोगी का जो ब्रेक होगा वो क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। इफ बीआईसी इज कट देन, यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर बीआईसी को कट कर दे तो ऐसे केस में जो ट्रेन है उसे बोला जाता है अनब्रेक ट्रेन, एंड पैसेंजर शुड रिमूव फ्रॉम ट्रेन ड्यूरिंग रेस्क्यू। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर बीआईसी अगर कट कर दिया जाता है तो ऐसे केस में जो ट्रेन होती है उसे बोला जाता है अनब्रेक ट्रेन। और ऑब्वियसली अनब्रेक ट्रेन में पैसेंजर नहीं रहना चाहिए, पैसेंजर्स को हमें ट्रेन में से निकालना होगा। ट्रेन को चलाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेन को रोकना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हमें सिर्फ यहाँ पर इतना याद रखना है, ये बीआईसी क्या होता है, ईपीआईसी क्या होता है। जो ईपीआईसी होता है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक आइसोलेटिंग कॉक होता है, जो कि क्या करता है, एक कार के दोनों बोगी को क्या कर देता है, आइसोलेट कर देता है। दोनों बोगी के ब्रेक को क्या कर देता है, आइसोलेट कर देता है, जिसकी वजह से एक कार के दोनों बोगी के ब्रेक क्या होते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। और जो बीआईसी होता है ये होता है बोगी आइसोलेटिंग ब्रेक आइसोलेटिंग कॉक। अब हम लोग ये ब्रेक आइसोलेटिंग कॉक को ऑपरेट कर देते हैं तो ऐसे केस में होता है क्या है, एक बोगी का जो ब्रेक होता है वो क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें टनल टेम्परेचर शुड बी मैक्स टू मैक्स 46 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे हमने बात किया टनल का जो टेम्परेचर है मैक्स टू मैक्स कितना होना चाहिए, 46 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। टनल टेम्परेचर शुड बी मैक्स टू मैक्स 46 डिग्री सेल्सियस। एक मोड होता है जिसे बोला जाता है R&R मोड। तो R&R मोड इसे बोला जाता है रेस्क्यू एंड रिलीफ मोड, राइट। ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन के टाइम इसे बेसिकली परफॉर्म किया जाता है। तो ऐसे केस में एक मोड होता है जब ट्रेन का रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो एक मोड होता है जिसे बोला जाता है R&R मोड, जिसका फुल फॉर्म होता है रेस्क्यू एंड रिलीफ मोड। रेस्क्यू ऑफ ट्रेन शुड बी अंडरटेक द इंजीनियर पोजीशन एंड रोलिंग स्टॉक विल बी ईपीआईसी ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेन का जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है ये इंजीनियर पोजीशन के अंडर में होना चाहिए। बट जैसे हमने बात किया था इंजीनियर पोजीशन का मतलब क्या होता है, जो इंजीनियर पोजीशन होता है ये एक ऐसा प्रपोजल होता है जिसमें एक पर्टिकुलर ऑथराइज्ड पर्सन एक पर्टिकुलर सेक्शन का काम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ख़त्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो जो ट्रेन का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये बेसिकली इंजीनियर्स पोजीशन के अंडर में होना चाहिए। और ऐसे केस में जो ईपीआईसी होगा वो कौन होगा, रोलिंग स्टॉक होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्क्यू ट्रेन का इंजीनियर पोजीशन के अंडर में होना चाहिए, और जो रोलिंग स्टॉक होगा वो क्या होगा, वो बेसिकली ईपीआईसी होगा रेस्क्यू ऑपरेशन के टाइम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें SCS एंड कटआउट मोड इज़ द ट्रेन मोड ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑफ ट्रेन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब हम लोग ट्रेन को रेस्क्यू करेंगे तो ऐसे केस में ट्रेन का जो ऑपरेटिंग मोड है वो क्या होना चाहिए, SCS मोड होना चाहिए और कटआउट मोड होना चाहिए। तो SCS एंड कटआउट मोड इज़ द ट्रेन मोड ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑफ ट्रेन। जब ट्रेन को रेस्क्यू किया जाएगा तो ऐसे केस में ट्रेन का जो ऑपरेटिंग मोड है वो क्या होना चाहिए, या तो SCS होना चाहिए या तो कटआउट होना चाहिए। तो ये जो SCS मोड होता है ये ऐसा मोड होता है जिसमें जो सिग्नलिंग सिस्टम होता है बाईपास हो जाता है और हमारी जो ट्रेन है बिना सिग्नल के मैनुअल्स जो ट्रैक साइडेड सिग्नल होता है उसे फॉलो करते हुए चलती है, राइट। और जैसे कि हमने बात किया था जब भी हमारी ट्रेन ट्रैक साइडेड सिग्नल को फॉलो करते हुए चलती है तो ऐसे केस में जो सिंगल लाइन वर्किंग है उसका क्या हो जाता है, सस्पेंशन हो जाता है और हमारी जो ट्रेन है बेसिकली डिग्रेडेड मोड में चलती है, राइट। और कटआउट मोड ये एक ऐसा मोड होता है जैसे हमने बात किया ट्रेन जो है वो 25 kmph तक की स्पीड पकड़ेंगी, जैसे ऊपर चले जाएंगी ट्रेन की स्पीड तो ऐसे केस में जो ट्रेन है कौन से मोड में जो ट्रेन का जो ट्रैक्शन पावर है वो क्या हो जाएगा, कटआउट हो जाएगा, राइट।
तो यहाँ पर ट्रेन के अलग अलग मोड होते हैं, जैसे हमने बात किया था SCS कटआउट मोड होता है, SCS मोड होता है, कटआउट मोड होता है, फिर उसके बाद RM मोड होता है, फिर उसके बाद AR ऑटोमेटिक रिवर्सल मोड होता है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक पेट्रोल होता है जिसे बोला जाता है क्लैम्प पेट्रोल। क्लैम्प पेट्रोल इज़ द लॉक वी पुट एट द पॉइंट ऑन द ट्रैक चेंज। यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्लैम्प पेट्रोल, जो क्लैम्प पेट्रोल होता है ये क्या होता है, एक लॉक होता है, और ये जो लॉक होता है इसे हम लोग कहाँ पर लगाते हैं, पॉइंट के तरफ लगाते हैं, और जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, ये एक ऐसा सेक्शन, एक छोटा सी जोन होता है जो कि क्या कर रहा होता है, ट्रेन की ट्रैक को सेपरेट कर रहा होता है, ट्रेन की ट्रैक को या तो डाइवर्ज करेगा या तो कन्वर्ज करेगा। तो जैसे हमने बात किया जो क्लैम्प पेट्रोल होता है ये क्या होता है, ये बेसिकली लॉक होता है, और ये लॉक के थ्रू जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ये लॉक के थ्रू जो पॉइंट होता है उसको क्या कर देते हैं, हम लोग सेट कर देते हैं ट्रैक चेंज के लिए, राइट। तो जो ट्रेन का जो पॉइंट होता है, दो तरीके का पॉइंट होता है, ट्रेलिंग पॉइंट होता है और फेसिंग पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट को सेट करने के लिए हमारे पास, ये पॉइंट को लॉक करने के लिए हमारे पास एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, और वो जो लॉकिंग मैकेनिज्म है उसे बोला जाता है क्लैम्प पेट्रोल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें IC जो क्या होता है वो क्या होता है, IC इन्फॉर्मेशन कंट्रोलर, एंड जो RA वो है रॉबिन अटेंडेंट। तो IC है बेसिकली इन्फॉर्मेशन कंट्रोलर, IC स्टैंड्स फॉर इन्फॉर्मेशन कंट्रोलर, और RA रॉबिन अटेंडेंट विल डू द कम्युनिकेशन अनाउंसमेंट ऑफ द रेस्क्यू ऑपरेशन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेस्क्यू ऑपरेशन के टाइम, जैसे हमने बात किया रेस्क्यू ऑपरेशन में जो मोड होता है उसे बोला जाता है R&R मोड, जिसे बोला जाता है रेस्क्यू एंड रिलीफ मोड। और रेस्क्यू ऑपरेशन में जैसे हमने बात किया इंजीनियर पोजीशन होगा, और इंजीनियर पोजीशन में जो EPIC होगा वो कौन होगा, रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट होगा, रोलिंग स्टॉक जो होगा वो EPIC होगा, राइट। और जैसे हमने बात किया था जब भी रेस्क्यू ऑपरेशन होगा तो ऐसे केस में इन्फॉर्मेशन कंट्रोलर और जो इन्फॉर्मेशन कंट्रोलर और जो रॉबिन अटेंडेंट है ये क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन के टाइम। तो रेस्क्यू ऑपरेशन के टाइम कम्युनिकेशन करने का काम कौन करेगा, इन्फॉर्मेशन कंट्रोलर और रॉबिन अटेंडेंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पुश आउट ऑपरेशन इज़ मोस्टली डन ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन। पुश इज हेल्थी ट्रेन विल ड्राइव द फॉल्टी ट्रेन फ्रॉम बैक टू टेक फॉल्टी ट्रेन ऑन साइडिंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेसिकली रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन सा मतलब मोड यूज़ किया जाता है ट्रेन का, पुश मोड यूज़ किया जाता है या फिर पुल मोड यूज़ किया जाता है। तो जब भी हम लोग किसी भी ट्रेन को रेस्क्यू कर रहे होते हैं तो ऐसे केस में पुश मोड का यूज़ किया जाता है। पुश ऑपरेशन करके मतलब जो ट्रेन है उसे रेस्क्यू किया जाता है। मतलब जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये फॉल्टी ट्रेन है और यहाँ पर ये हेल्थी ट्रेन है, तो जो हेल्थी ट्रेन होगी फॉल्टी ट्रेन को क्या करेंगी, पीछे से धक्का मारेगी, और इसे ही बोला जाता है पुश ऑपरेशन। और ये ऐसा धक्का मारते मारते ये जो फॉल्टी ट्रेन है उसे कहाँ पर लेके जाया जाएगा, साइडिंग ट्रैक पर लेके जाया जाएगा, और ये जो ट्रेन है फॉल्टी ट्रेन उसे वहाँ पर स्टेबल कर दिया जाएगा। डिपेंड करता है कि ट्रेन को हमें कहाँ पर लेके जाना है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम लोग ट्रेन को साइडिंग तक के भी लेके जा सकते हैं, ट्रेन साइडिंग में भी लेके जा सकते हैं, जो ट्रेन है उसे डिपो में भी लेके जाया जा सकता है, ट्रेन को बेसिकली SBL में भी लेके जा सकता है। डिपेंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये डिपेंड करता है, राइट। तो हमें सिर्फ इतना समझना है यहाँ से कि जब भी रेस्क्यू ऑपरेशन होगा तो ऐसे केस में पुश ऑपरेशन करके जो फॉल्टी ट्रेन होगी उसे मतलब पुश करके लेके जाया जाएगा हेल्थी ट्रेन के थ्रू, और जो फॉल्टी ट्रेन है उसे क्या किया जाएगा, साइडिंग किया जाएगा। हम यहाँ पर अगर हम लोग देखें 420 मीटर लिंक लाइन 22 kmph to 25 kmph फॉर मेंटेनेंस व्हीकल ऑल्सो। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 235 मीटर ग्रेडियंट ऑफ लिंक लाइन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक लाइन होती है जिसे बोला जाता है लिंक लाइन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन लिंक लाइन इंजीनियरिंग पोजीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेन मूवमेंट इन लिंक लाइन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो लिंक लाइन होती है इसके भी बारे में बात करेंगे, राइट। तो अभी बात करना है लिंक लाइन के बारे में। यहाँ पर ये जो लिंक लाइन होती है क्या करती है, बेसिकली लाइन को लिंक करने का काम करती है, दो लाइन को लिंक करने का काम करती है, राइट। तो जो लिंक लाइन होती है उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 420 मीटर होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक लाइन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 420 मीटर होती है। और लिंक लाइन में अगर हम लोग देखें ट्रेन की जो स्पीड है 22 kmph से कितनी होना चाहिए, 25 kmph होना चाहिए, और ये मेंटेनेंस व्हीकल के लिए भी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लिंक लाइन है उसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है 420 मीटर होती है, राइट। और अगर हम लोग देखें जो लिंक लाइन है उसका जो ग्रेडियंट होता है वो कितना होता है, 235 होता है। तो 235 मीटर ग्रेडियंट ऑफ लिंक लाइन। अब ये जो लिंक लाइन होती है क्या करती है, दो लाइन को लिंक करने का काम करती है। जैसे मान लेते हैं मेट्रो ट्रेन की दो लाइन है, एक ग्रीन लाइन है, एक येलो लाइन है, तो दोनों लाइन को लिंक करने का काम कौन सी लाइन करेंगी, लिंक लाइन करेंगी, राइट। अब ये लिंक लाइन की मीटर जैसे हमने बात किया, जो लिंक लाइन का जो मीटर होता है वो कितना होता है, 420 मीटर होता है। तो ये 420 मीटर ये है क्या, ये बेसिकली लेंथ है, किसकी लेंथ है, लिंक लाइन की। और लिंक लाइन में ट्रेन की जो स्पीड होगी कितनी होगी, 22 kmph से 25 kmph,
और ये मेंटेनेंस व्हीकल के लिए भी एप्लीकेबल होता है, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें लिंक लाइन में जो ग्रेडियंट होता है कितने मीटर का होता है, 235 मीटर का। तो 235 मीटर ग्रेडियंट ऑफ लिंक लाइन, राइट। तो जो 235 जो ग्रेडियंट होता है लिंक लाइन में कितने मीटर का होता है, 235 मीटर का, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें और यहाँ पर ये जो ग्रेडियंट है इसमें जो चेंज होता है कितना होता है, 2% का। 2% का मतलब जो ग्रेडियंट है वो हर 200 मीटर पे क्या होगा, चेंज होगा। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, जो लिंक लाइन है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है 420 मीटर होता है, लेंथ जो होती है 420 मीटर होती है, स्पीड होती है 22 kmph से 25 kmph, और जो लिंक लाइन है उसका जो ग्रेडियंट होता है वो कितना होता है, 235 मीटर होता है अलॉन्ग विथ 2%, राइट। अलॉन्ग विथ 2% मतलब हर 200 मीटर की दूरी पर जो ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा, वो चेंज होगा, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें लिंक लाइन इंजीनियरिंग पोजीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेन मूवमेंट इन लिंक लाइन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें लिंक लाइन में ट्रेन मूवमेंट के लिए जो इंजीनियरिंग पोजीशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी जो इंजीनियरिंग पोजीशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। SCS कटआउट ट्रेन मोड ऑन लिंक लाइन। यहाँ पर अगर हम लोग लेंगे लिंक लाइन में ट्रेन का जो मोड होगा वो क्या होने वाला है, SCS, और कटआउट मोड होगा ट्रेन का कहाँ पर, लिंक लाइन में। इन लिंक लाइन ओनली 2 पेंटो रिमेन रेज। लिंक लाइन में होगा क्या, सिर्फ 2 ही पेंटोग्राफ रेज होगा, राइट। इन केस ऑफ रेस नॉट 8 कार ट्रेन, 8 कार ट्रेन हैज़ 4 पेंटोग्राफ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें लिंक लाइन ट्रेन में अगर हम लोग देखें अगर हमारी ट्रेन में अगर 2 पेंटोग्राफ है तो ऐसे केस में दोनों पेंटोग्राफ रेज हो गए हमारी लिंक लाइन पर, राइट। और ट्रेन में अगर 4 पेंटोग्राफ है तो 4 पेंटोग्राफ रेज हो गए लिंक लाइन पर। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, इतने पेंटोग्राफ की इन्फॉर्मेशन नहीं कंसिडर करें तो भी चलेगा। तो जो लिंक लाइन है 420 मीटर की होती है और लिंक लाइन पर जो स्पीड होती है 22 kmph से 25 kmph होती है, और लिंक लाइन पे जो ग्रेडियंट होता है ये कितने मैग्नीट्यूड का होता है, 235 मीटर का होता है, और 2% का वेरिएशन होता है। इसमें 2% का वेरिएशन मतलब हर 200 मीटर पर जो ग्रेडियंट होगा उसमें हमें चेंज मिलेगा। लिंक लाइन में अगर हम लोग देखें जो इंजीनियरिंग पोजीशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेना, राइट। और जो लिंक लाइन में ट्रेन का जो ऑपरेटिंग मोड होता है वो SCS कटआउट मोड होता है लिंक लाइन पे। तो लिंक लाइन पे ट्रेन का जो ऑपरेटिंग मोड होगा वो SCS होगा, कटआउट होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्रोसीजर ऑर्डर फॉर ट्रेन मूवमेंट इन अर्थक्वेक, जैसे हमने बात किया अगर अर्थक्वेक होता है तो ऐसे केस में ट्रेन का मूवमेंट किस तरीके से करेंगे उसके बारे में हमें बात करना है। जस्ट होल्ड ऑन। तो यहाँ पर हमें क्या बात करना है, यहाँ पर हमें बात करना है प्रोसीजर ऑफ ट्रेन मूवमेंट इन अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक होता है तो ऐसे केस में ट्रेन का मूवमेंट किस तरीके से होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहले हमें देखना है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी सबसे पहला 3 टाइप के अर्थक्वेक होते हैं। लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक होता है, मॉडरेट इंटेंसिटी अर्थक्वेक होता है, हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक होता है। मॉडरेट इंटेंसिटी अर्थक्वेक अगर हम लोग देखें 0.39 से ज़्यादा होता है, राइट। और जो हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक होता है ये 0.8 से ज़्यादा होता है, राइट। और यहाँ पर ये हम लोग जो कंसिडर जो कर रहे हैं यूनिट क्या होने वाली है, PGA मतलब पिक ग्राउंड एक्सेलरेशन, राइट। तो अर्थक्वेक 3 तरीके की होते हैं, लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक, मॉडरेट इंटेंसिटी अर्थक्वेक, हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक। मॉडरेट इंटेंसिटी अर्थक्वेक जो होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है 0.39 PG होता है। हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है कितना होता है, 0.8 से ज़्यादा होता है। तो अगर PGA अगर 0.3 से ज़्यादा है तो ऐसे केस में जो अर्थक्वेक है मॉडरेट इंटेंसिटी का है। PG अगर 0.8 से ज़्यादा है तो ऐसे केस में जो अर्थक्वेक है वो हाई इंटेंसिटी का है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अर्थक्वेक मेजर इन PGA वैल्यू, जो अर्थक्वेक है इसका जो मेजरमेंट होता है पिक ग्राउंड एक्सेलरेशन उसमें लिया जाता है, राइट। तो अर्थक्वेक मेजर इन PGA वैल्यू पिक ग्राउंड एक्सेलरेशन, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें EQWS अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम, EQWS का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें EQWS अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम जैसे हमने बात किया, यहाँ पर बेसिकली पायलटिंग होती है। पायलटिंग क्या होता है, पायलटिंग बेसिकली टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ रूट होता है बिफोर ऑपरेशन ऑफ फर्स्ट रेवेन्यू ट्रेन ऑफ द डे, राइट। तो पहली जो पायलटिंग होती है कितने की स्पीड पे होती है, 25 kmph की स्पीड पे होती है। और दूसरी जो पायलटिंग होती है कितने की स्पीड पे होती है, 40 kmph पे होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली जो पायलटिंग है 25 kmph पे होती है, दूसरी जो पायलटिंग है 40 kmph पे होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें वी डू ट्रेन रेगुलेशन इन हाई विंड स्पीड मोस्टली ओवर द प्लेटफॉर्म, विंड स्पीड मोर देन 90 ट्रेन शुड स्टॉप। इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला अभी हम लोग यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया था, यहाँ पर हमने पायलटिंग के बारे में पहला बात कर लिया। अब सबसे पहला हमें अर्थक्वेक के बारे में बात करना था, बट फिर भी 2 तरीके की पायलटिंग होती है। फर्स्ट पायलटिंग 25 kmph पर, सेकेंड पायलटिंग 40 kmph पर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो अर्थक्वेक होता है जैसे हमने बात किया लो इंटेंसिटी, मॉडरेट इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी। अर्थक्वेक अगर लो इंटेंसिटी का है तो ऐसे केस में ट्रेन का जो मूवमेंट होगा वो नॉर्मल होगा,
अर्थक्वेक अगर मॉडरेट इंटेंसिटी का है तो ऐसे केस में ट्रेन का जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट स्टॉप एंड ट्रेन का जो मूवमेंट होगा उससे हम लोग करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। बट अगर हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक होगा तो ऐसे केस में ट्रेन का जो मूवमेंट होगा वो हमें रोकना ही रोकना होगा, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक में, अर्थक्वेक के बाद हमें क्या करना है, पायलटिंग करना है, राइट। लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक, इसमें ट्रेन का जो मूवमेंट होता है नॉर्मल होता है। लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक मतलब ये बेसिकली ना के बराबर में होता है, इतना कुछ इसका इम्पैक्ट नहीं होता है, जिसके वजह से ट्रेन का जो मूवमेंट होता है नॉर्मल होता है, राइट। और अर्थक्वेक के बाद होता है कि हम लोग ट्रेन की पायलटिंग करते हैं, ट्रेन पायलटिंग करके हम लोग ये देखते हैं कि अर्थक्वेक आने की वजह से ट्रेन की रूट पे कुछ इम्पैक्ट तो नहीं गिरा है। फिर उसके बाद मॉडरेट इंटेंसिटी अर्थक्वेक होता है। तो जो मॉडरेट इंटेंसिटी जो अर्थक्वेक है, इसमें जो ट्रेन का जो मूवमेंट होता है इसे हमें स्टॉप करना भी पड़ सकता है, नहीं भी करना पड़ सकता है, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो मॉडरेट इंटेंसिटी जो अर्थक्वेक है, मान लेते हैं इसमें हमने ट्रेन को स्टॉप किया, ट्रेन को स्टॉप कर दिया हमने, सर्विस को बंद कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सर्विस बंद कर देंगे और पैसेंजर्स को हम लोग इवैक्यूएट कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग ट्रेन की फिटनेस चेक करेंगे और फिटनेस चेक करने के बाद पायलटिंग देंगे, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें सिर्फ इतना याद रखना है, लो इंटेंसिटी, मॉडरेट इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक में होता क्या है, जो हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक होगा इसमें तो ऑब्वियसली ट्रेन का जो मूवमेंट है बंद होगा ही होगा। जो लो इंटेंसिटी जो अर्थक्वेक है इसमें जो ट्रेन का जो मूवमेंट होगा नॉर्मल होगा। मॉडरेट इंटेंसिटी अर्थक्वेक में जो ट्रेन का जो मूवमेंट है वो बंद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जो लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक है इसमें पायलटिंग हमें करना होता है अर्थक्वेक के बाद। बट मॉडरेट में अगर हम लोग देखें, हमें ट्रेन की फिटनेस देने के बाद पायलटिंग करना होता है। हाई इंटेंसिटी में अगर हम लोग देखें, हमें OHE भी ऑफ करना होता है और ट्रेन की फिटनेस देने के बाद ही हमें क्या करना है, पायलटिंग करना है। मॉडरेट इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक में ट्रेन की फिटनेस देने के बाद ही पायलटिंग होती है। और हाई इंटेंसिटी में अगर हम लोग देखें, जो OHE होता है उसे हमें टर्न ऑफ भी करना होता है। मॉडरेट में जो PG होगा 0.3 होता है, हाई में जो PG होता है वो 0.8 होता है।